दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर दो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 का जो पेपर अभी होने वाला है, इसके लिए हम टेस्ट सीरीज चला रखी है और टेस्ट नंबर 7 है ये आपके लिए। इससे पहले हमने टेस्ट 6 डाले हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। इस टेस्ट 7 में आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं आप जरूर हमें बताएं। और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियोस की अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है WWW के आविष्कारक कौन है। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब होती है और इसके जो आविष्कारक थे वो टिम बर्नर्स ली थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टिम बर्नर ली। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। देखिए, इंकजेट प्रिंटर जो होता है ये इमेज को करेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से प्रिंट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। कोबोल की अगर बात करें तो देखिए ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा। देखिए, बाइनरी नंबर में अगर हम बात करें तो इसको डिलीवरी जब हम इसको चेंज करते हैं बाइनरी नंबर में तो 2 का भाग लगाते हैं। तो आप इसको 2 का भाग लगा के चेक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, इसको 2 का भाग लगा के एक बार आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। 2 का भाग लगाया आपने यहाँ पर तो ये 12 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 0 शेष बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, इसका भाग 6 बार जाएगा। फिर 2 से भाग लगाया तो फिर 0 शेष बचेगा, यहाँ 3 शेष बचेगा, आ जाएगा 3। 3 बार जाएगा 2 का भाग और 2 से इसको करेंगे जब 1 शेष बचेगा 1 बार। तो इसको आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11001। तो ये इसका बी ऑप्शन में है। और इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर जितने भी ये लिखे हुए हैं 2 की पावर 0 से यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 की पावर 0, फिर यहाँ 2 की पावर 0 हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, फिर ये 0 0 इनको छोड़ देते हैं। 2 की पावर यहाँ पर देखिए कौन से नंबर का पद है, ये चौथे नंबर का। तो ये घात 1 कम हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8 और ये हो जाएगा ये, तो ये 25। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में जो लोड करते हैं ये प्रक्रिया होती है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करने की जो क्रिया होती है ये कहलाती है बूटिंग क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बूटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एल्गोरिथम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। देखिए, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है ये कोई भी समस्या होती है वो उसको पूर्णतः में साफ साफ इंगित करने में काम में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर कितनी कीज या बटन होते हैं। देखिए, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है जो आपने देखा होगा तो उसमें 101 से लेकर 104 तक के तो बटन होते हैं। 101 से लेकर 104 तक बटन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ, एक टेक्निक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है। देखिए, आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके जब नेटवर्क पर हमला किया जाता है तो उसको कहते हैं हम स्मर्फिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्मर्फिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा काम कंप्यूटर वायरस नहीं करता। देखिए, काम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, फैट फाइल को नष्ट कर देता है, बिल्कुल सही है। विशिष्ट प्रोग्राम या डेटा को मिटाना इसका काम होता है। डिस्क के फ्री स्पेस कम करना ये भी सही है। और सिस्टम को हैंग नहीं करना, सिस्टम को हैंग नहीं करना, ये नहीं करना लिखा हुआ जबकि इसका काम होता है सिस्टम को हैंग करना। ये सिस्टम को हैंग कर देता है कई बार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, वायरस अलग अलग तरीके के होते हैं जिसमें कई वायरस होते हैं जो फैट जो फाइल होती हैं उनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल प्रोग्राम होता है या डेटा होता है उसको मिटा देता है। ये बार बार यूज़ कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो डेटा होता है उसको आप बार बार यूज़ कर रहे होते हैं तो वो वायरस आने की वजह से वो मिट जाता है। और ऐसे ही डिस्क में फ्री स्पेस होता है तो वो भी कम हो जाता है कई बार वायरस की वजह से। तो और इसमें लिखा हुआ है सिस्टम को हैंग नहीं करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि कई वायरस ऐसे होते हैं जो सिस्टम को हैंग कर देते हैं बार बार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलनेट इसका संक्षिप्त रूप है। देखिए, टेलनेट के बारे में अगर बात करें, जो टेलनेट जो है संक्षिप्त रूप है टेलीटाइप नेटवर्क का। टेलीटाइप नेटवर्क का, टेलीटाइप नेटवर्क का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टेलीटाइप नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, इंटरनेट का ना ही कोई प्रेसिडेंट है और ना ही चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कई प्राधिकरण मिलकर इसे चलाते हैं। इंटरनेट की शिखर सत्ता का क्या नाम है। देखिए, जो इंटरनेशनल जो वो है इंटरनेट की जो एजेंसी है जिसको इसको चला रही है, जो शिखर सत्ता जिसको बोलते हैं, वो इंटरनेट सोसाइटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंटरनेट सोसाइटी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राउजर 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। देखिए, ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर होते हैं, एक तो आपका
टेक्स्ट बर्नली होता है और एक होता है ग्राफिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टेक्स्ट बर्नली और ग्राफिकल। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, लोकेशन की पहचान के लिए वेब ब्राउजर किसकी मदद लेते हैं? देखिए लोकेशन की जो पहचान करने के लिए ये यूआरएल का यूज करते हैं, यूआरएल, और यूआरएल का मतलब होता है यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, इनमें से किस टूल बार की मदद से हम फॉन्ट की साइज और कलर को बदल सकते हैं? देखिए टूल बार के बारे में बात करें तो ये फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर ये पूरी चीजें आती है, फॉन्ट की साइज भी आती है और कलर भी आता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग एक समान लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने के लिए किया जाता है? देखिए जब एक समान लोगों को, जब एक ही लेटर को अलग अलग, एक जो लेटर होता है उसको अलग अलग लोगों को आप जब भेजने का कार्य कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। तो उसमें हम मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? देखिए स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है F7। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, F7। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविजन से किस कार्ड के जरिए जोड़ा जा सकता है? टेलीविजन को जब कंप्यूटर की तरह प्रयोग करने के लिए अगर बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए जो कार्ड होता है वो होता है पाल कार्ड। तो पाल कार्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को टेलीविजन के से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पाल कार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पिको सेकंड किसके बराबर होता है? देखिए एक पिको सेकंड की बात करें तो ये 10 से 12 सेकंड के बराबर होता है, एक पिको सेकंड। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 से 12 सेकंड। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट युक्त प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट युक्त प्रथम कंप्यूटर का जो निर्माण किया था वो जिन एमडले ने किया था, एमडेल ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिन एमडेल। अगला प्रश्न है आपका, सन 1979 में गॉडफ्रे हार्ट्सफील्ड और प्रोफेसर कार्मैक को किस क्षेत्र में काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए जो इन्होंने जो कार्य किया था वो कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी पर शरीर विज्ञान और औषधि के लिए जो इन्होंने कार्य बनाया था कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से जब इन्होंने इस पे काम किया था तो इनको इसके लिए ही कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी पर शरीर विज्ञान और औषधि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जेब में रखने वाला एक वैकल्पिक कंप्यूटर बनाया, इसे क्या कहते हैं? देखिए ये जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कहलाता है सिम्प्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिम्प्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? देखिए इंटरनेट का जो जनक माना जाता है बिंट सर्फ को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिंट सर्फ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों के प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए बेसिक लैंग्वेज में अगर जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं हम एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के थ्रू हम उनको जो अपने जो लैंग्वेज है उनका यूज करते हैं एक्सप्रेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, स्टेटमेंट क्या है? देखिए स्टेटमेंट जो होता है एक प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई होती है स्टेटमेंट। किसी प्रोग्राम के लिए अगर रन करवाना है तो उसमें स्टेटमेंट होते हैं, पूरे फ्लोचार्ट और स्टेटमेंट होते हैं, तो उसके बाद में वो प्रोग्राम रन होता है, तो इसको प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोग्रामिंग में फंक्शन का काम वही होता है जो गणित में होता है, फंक्शन का क्या, फंक्शन क्या है? देखिए प्रोग्रामिंग में अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग जो कार्य करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो फंक्शन का काम होता है, वो होता है एक नियमों की श्रृंखला होती है। ठीक है, ऐसे ही गणित में एक नियम होते हैं, उनकी एक सीरीज होती है। इसी तरीके से आपके प्रोग्राम जब होता है तो उसमें भी एक नियम की एक नियम के थ्रू इनको रन करवाया जाता है प्रोग्राम को। तो इसमें होता है नियमों की श्रृंखला, जिसको फंक्शन की तरह से बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इसको, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब देखिए यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो ये 26 से लेके आपके क्वेश्चन होंगे आपके 60 तक चलेंगे। तो इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका रीजनिंग का जो 26वें नंबर पे है, पुत्र भतीजा। ठीक है, तो पुत्री क्या होगी? देखिए पुत्र किसी का भतीजा बन सकता है, तो पुत्री की अगर बारे में बात करते तो ये भतीजी होगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भतीजी। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिमा मूर्तिकार। देखिए प्रतिमा को बनाने वाला कौन होता है? मूर्तिकार होता है। ऐसे ही कपड़े को सिलने वाला कौन होता है? दर्जी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, ब्यूटीफुल को CDOGHJKGN लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में लीव को किस प्रकार से लिखा जाए? देखिए यहाँ अगर आप ऐसा करने लगेंगे कि बी में से एक घटा दिया और एक जोड़ दिया, ई में से एक घटा दिया, लेकिन ए में से, इस तरीके से नहीं बैठेगा। ऐसे ही अगर आप देखें एल में से सी घटा दिया तो ये भी तरीका नहीं फॉलो करेगा। देखिए अब बात करते हैं अब इसका लिखने का तरीका क्या है।
देखिए सबसे पहली बात आती है कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर है जिसमें शब्द से शब्द का निर्माण। अब जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में जो अल्फाबेट्स हैं LEAF, तो LEAF जो अल्फाबेट दिए हुए वो इसी में से निकाले हुए। देखिए एल है, यहाँ एफ भी दे रखा है, ई भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, ये सारे अल्फाबेट इसमें से दिए हुए। और अब देखिए यहाँ दूसरी बात आती है कि यहाँ कोडिंग की बात करते हैं। यू का कोड 2 बार यू आया हुआ है तो यू का कोड भी 2 बार होना चाहिए, तो यू का कोड जी है, यहाँ पे भी जी है। देखिए सेकंड नंबर पे जी दिया हुआ है यहाँ से, तो सेकंड नंबर पे जी है। यहाँ से फोर्थ नंबर पे यू का कोड जी दे रखा है तो जी है। तो अब सीधी सी बात है ये एल का कोड निकाल सकते हैं हम। एल का कोड क्या होगा एन। अब ई का कोड सेकंड नंबर पे डी लिखा हुआ है। और आपका दे रखा है ए का कोड दे रखा है ओ, तो ओ हो जाएगा। और आपका है एफ, तो एफ का जो कोड है वो के है, तो के हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एन डी ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा हुआ है जोर का सी यू का अर्थ है ही लव्स वाइफ। अगला है माँ है का अर्थ है ब्यूटीफुल वर्ड, और जोर गा है का अर्थ है वाइफ इज ब्यूटीफुल। अब देखिए आपसे पूछ रहा है वाइफ का कोड क्या हुआ। देखिए वाइफ के लिए हम देखें यहाँ पर कॉमन कहाँ पर है, तो एक तो इसमें है कॉमन और एक इसमें कॉमन है। तो वाइफ जब दो में कॉमन है तो यहाँ पर इनका कोड भी कॉमन होगा। और इसमें कोड अगर बात करें तो देखिए ये कोड और ये कोड, इसके अलावा कोई भी कोड कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो CJOR। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है। अगला प्रश्न दिया हुआ है शब्द से चुनिए दिए गए शब्द से आपके अक्षरों को प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता, आपको ये बताना है। इंसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ है, इससे देखिए साइकिल का निर्माण होता है CYCLE है, बिल्कुल बन सकता है। पेंसिल PENCIL, देखिए P है E है, और फिर N की बात करें N भी है, C भी है, I भी है और L भी है, तो ये सब बन जाएगा। योग YOKE। अब देखिए Y भी है, ओ भी है, लेकिन के नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डाइस की बात करें DIC, सब अल्फाबेट इसके अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है मोहन अपने घर से सीधा निकलकर उत्तर दिशा में 20 किमी जाता है, जहां से वह अपने दाएं घूमकर 17 किमी जाता है और उसके बाद वह दाएं 135 डिग्री घूमकर 2 किमी की दूरी तय करता है। तो बताइए अब वह अपने घर से कितनी दूर व किस दिशा में। देखिए घर से कितनी दूर व किस दिशा में पूछा हुआ है, दूरी व दिशा पूछी हुई है, तो इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर वैसे सिंपली अगर ये पूछा होता कि ये किस दिशा में, तो आप डायग्राम नहीं बनाकर भी काम चला सकते थे। अब देखिए इसमें अगर आप इसको क्वेश्चन को करके एक बार देखें कि क्वेश्चन कैसे होगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो एक बार सोचिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ सबसे पहली बात आती है, वीडियो को पॉज करके आप इस का क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं अब ज्यादातर। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से होगा। जैसे इसमें बोला हुआ है 20 किमी की दूरी तय करता है, तो हम क्या ला देते हैं इसको 20 किमी की दूरी, इसको उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में चल गया 20 किमी। अब इसके बाद में बोला है वह अपने दाएं घूमता है, तो दाएं घूमेगा तो इस तरीके से जाएगा। अब देखिए 20 किमी, सबसे पहले तो अपने को पता है कि मीटर की लाइन अगर बात करें तो यहाँ 20 किलोमीटर की लाइन जो दे रखी है इसमें 17 किलोमीटर से लंबी होगी, तो ये 17 किलोमीटर की लाइन है, ये 17 किलोमीटर। अब बात आती है एक चीज यहाँ पर कि ये 135 डिग्री घूमेगा, तो बहुत से स्टूडेंट इसका डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से बना देते हैं। देखिए ये सरासर गलत है, ये डायग्राम नहीं बन सकता। इसका डायग्राम जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और वो बनने का कारण भी बता दूंगा आपको अभी। देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में गए आप, ये उत्तर दिशा में बना दिया, ये आ गया आपका 20 किमी की आपकी दूरी तय कर रहे हैं। फिर यहाँ से आप राइट घूम रहे हैं और 17 किमी जा रहे हैं, 17 किमी की दूरी तय कर रहे हैं। अब आती है बात कि अब इसको आप चलाएंगे कैसे। देखिए आपने एक चीज देखी होगी, जब मैंने एक क्वेश्चंस आपके पहले भी बताया है कि इस तरीके से अगर कोई लंब आपका जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, और इसके समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसके लंब और आधार की बात करें, ये अगर समान है, मतलब ये 5 है और ये भी 5 है, तो कर्ण का मान √2 गुना हो जाता है लंब या आधार के, तो 5√2। तो देखिए जब कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज था, तो कर्ण का मान क्या हो गया था 5√2। होने का कारण भी है, सीधी सी बात है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और जब कर्ण की वैल्यू निकालना तो उसका अंडर रूट करोगे आप, तो यहाँ 5√2 इसका मान निकल के आता है, तो कर्ण की वैल्यू ये हो जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसको मुजवानी भी कर सकते हैं, इसको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए ये दे रखा है 135 डिग्री और 20√2 की दूरी तय कर रहा है। अब यहाँ 20√2, ये देखिए √2 का मान, और यहाँ 20 किलोमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, 20 किलोमीटर की दूरी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर लंब ये अगर हो जाए और यहाँ आधार बन जाए और इसका मान कितना हो जाए 20 किलोमीटर, ठीक है, तो ये अपने आप कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20√2 हो जाएगी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये जाएगा आपका इस तरीके से, डायग्राम जो बनेगा इस तरीके से, क्योंकि 135 डिग्री की बात हो रही है तो ये 135 डिग्री इस तरीके से घूमेगा, ये 135 डिग्री होगा। अब आप देख सकते हैं इसको कि ये 135 डिग्री हो गया, तो इंटरनल कोण उतना हो गया 45 डिग्री का,
ये आपका क्या हो गया समकोण। अब यहाँ से आप देखिए जरा, देखिए अब यहाँ से अगर इसकी लंबाई रेखा, ये सीधी रेखा खींच देते हैं, ये सीधी रेखा अगर खींच जाती है तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 किमी की दूरी, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समान होगी, ठीक है। तो ये 20 किलोमीटर की लंबाई हो गई, ये 17 किलोमीटर दे रखा, तो यहाँ तक ये 17 किलोमीटर हो गया। लेकिन अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है, तो ये कितना होना चाहिए, 3 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 20 में से आप 17 घटाओगे, 20 माइनस 17, तो कितना हो गया, 3 किलोमीटर। अब आपका आंसर जो होगा 3 किमी। अब दूरी बात करते हैं, यहाँ इसका घर है, ये घर है इसका, ठीक है। अब इस घर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको दिशा को अगर देखें तो ये पश्चिम दिशा हो गई, और घर से पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर दूरी पर होगा, तो इसका आंसर हो जाए सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, विषम शब्द चुने। तो यहाँ पर आपको देख रखा है, पहला पेट्रोल कार, दूसरा दे रखा विद्युत टेलीविजन, तीसरा दे रखा शाही पेन, चौथा दे रखा है धूल वैक्यूम क्लीनर। देखिए पेट्रोल और कार, कार किससे चलती है, पेट्रोल से। टेलीविजन विद्युत, तो विद्युत से क्या चलता है, टेलीविजन। पेन शाही के बिना नहीं चल सकता, तो शाही से चलता है पेन। वैक्यूम क्लीनर का काम होता है धूल साफ करना। अब लेकिन चलने वाली बात हो रही है यहाँ पर, तो ये धूल से नहीं चलता है, ये चलता है लाइट से, बिजली से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, विषम शब्द चुने। विषम शब्द का अर्थ यहाँ पर आपको देखना है कि इनमें क्या चीज अलग है, तो कौन सा इनमें ग्रुप अलग है। जैसे 123, 148 इनकी बात करें तो इनके बीच में अंतर अगर देखें तो 25 का है। 139, 164 इनके बीच में 25 का अंतर दिया हुआ है। 156, 181 25 का अंतर है। और यहाँ देखें तो यहाँ जो अंतर है ये 24 का है, ना कि 25 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, एक पंक्ति में ए से ई तक 5 भवन है, ए बी के बाईं ओर है और ई सी के दाईं ओर है तथा ए के बाईं ओर बी। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, ए बी के बाईं ओर है, ठीक है, बी के बाईं ओर, तो ए बी के बाईं ओर हो गया, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दे रखा है ई जो है सी के दाईं ओर है, ई सी के दाईं ओर है और ए के बाईं ओर है। ए के बाईं ओर कौन हो गया, ई होगा, ठीक है, और ई जो है सी के दाईं ओर, तो सी के दाईं ओर जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहा है बी जो है डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर है, तो डी इधर है। अब इसकी बात कर रहा है मध्य में कौन सा मकान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, राहुल अपने घर से 7 से 8 बजे के मध्य निकलता है और अपने घर पर दोपहर 2 से 3 बजे के मध्य लौटता है। यदि वह अपने उसके आने जाने के समय में घड़ी की सुइयों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया हो, तो उसके घर पर लौटने का समय क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है घड़ी की सुइयों के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर जब जिस समय पे ये राहुल अपने घर से निकला होगा, तो ये मिनट की सुई घंटे की सुई पर, घंटे की सुई मिनट की सुई पर आ गई है। अब ये बोल रहा है आपस में स्थान बदल लिया है, तो आपसे पूछा घर पर लौटने का समय क्या होगा। देखिए लौटने के समय के बारे में बात हो रही है, तो लौटने का समय इसका हो रहा होगा 2 बजकर कुछ समय हो रहा होगा, तो यहाँ देख लेते हैं 2:60/13 इंटू, अब जो इसका अंतिम समय जाने के समय, ये घर से जब निकला था उसका अंतिम समय क्या है 8, तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया 8 से, 60 इंटू 8 तो मतलब 480/13, और जब आप इसको भाग लगाएंगे 2 बजकर ये हो जाएगा 36 सही 12/13, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूबी ने अपने पति से शीला का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। शीला का रूबी से क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले तो देखिए रूबी है, तो रूबी ने अपने पति से परिचय कराया है शीला का, तो यहाँ शीला होगी, ठीक है। अब ये बोल रही है कि उसके भाई मतलब शीला के भाई, तो शीला के भाई के पिता, यानी कि इसके पिता, शीला के भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते, तो यानी कि इसके पिताजी बनेंगे, फिर उसके पिताजी बनेंगे, तो यानी कि ये दादाजी हुए, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो ये आदमी, तो देखिए ये वाला आदमी और ये वाला आदमी एक ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आदमी एक ही है, तो ये क्या हो गया, ये भाई शीला का है, तो इसी तरीके से ये रूबी का भी होगा। तो इसकी बात करें तो ये पूछ रही है शीला का रूबी से क्या संबंध होगा, तो ये रूबी क्या लगेगी, शीला की बहन लगेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, लुप्त संख्या ढूंढनी है आपको। देखिए यहाँ 325, 259 इनके बीच का अंतर अगर निकालते हैं तो इनके बीच का अंतर है 66 का, ठीक है। ऐसे ही अगर इसके बीच का अंतर अगर देखते हैं तो इनके बीच का अंतर दे रखा है 55 का। अगर इनके दोनों के बीच का है 204 और 160 के बीच का अंतर देखें तो ये 44 का है। 160 और 127 के बीच का अंतर दे रखा है आपका, ये 33 का है। और इसी तरीके से 105 और 127 के बीच का अंतर है 22 का। अब जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 11 का, तो यानी 11 अगर घटा दिए जाए तो -11 कर दिया जाए, तो -11 करते ही कितना हो जाएगा 94, तो इसका आंसर हो जाएगा 94, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है XCD WFG BJK। अब देखिए यहाँ देखिए X है, इसका नंबर होता है आपका 24, ये होता है 23 और ये होता है 22। अब इसी तरीके से यहाँ आएगा 21, तो ये हो जाएगा U। अब देखिए इसका आंसर तो आपका हो गया डी ऑप्शन, वैसे ही देखने से पता पड़ रहा है, लेकिन इसमें अगर देखें CD दे रखा है, आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐसे U का होता तो आप क्या करते, CD दे रखा है तो CD ये 3 और 4, FG ये हो गया 6 और 7,
यहाँ हो गया ये 10 और ये 11। अब देखिए इसको देखिए 4 है इसमें 2 जोड़ दिया, 7 है इसमें 3 जोड़ दिया, अब 14 है तो 14 में कितने जोड़ेंगे, ये 4 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूओपी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखो, 6 मित्र वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो, रूना चारू परी महिलाएं हैं, वरुण मनु और प्रकाश पुरुष है। मनु वरुण को तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक भाई एक गोलाकार टेबल है, इसमें टेबल पे ये सभी बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं, तो ये आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, ऐसे बिठा देते हैं इनको एक बार आमने सामने। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बोल रहा वरुण मनु और प्रकाश, ठीक है पुरुष है, मनु वरुण और प्रकाश के मध्य बैठा हुआ है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा एक बार रुक जाते हैं क्योंकि आगे भी लाइन कुछ होगी। तो वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। सबसे पहले तो यहाँ करते हैं कि वरुण और परी को यहाँ पर बैठा देते हैं, ये परी हो गई, ठीक है परी हो गई, इसको वरुण हो गया, ये वरुण हो गया और ये परी हो गई। अब इसके बाद में बोल रहा है कि भाई मनु जो है वरुण और प्रकाश के मध्य बैठा है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि भाई अगर मान के चले मनु यहाँ बैठा हो, प्रकाश यहाँ बैठा हो, लेकिन अगली लाइन अगर देखते हैं तो अगली लाइन में बोल रहा है कि रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा हुआ है। अगर देखिए रूना को यहाँ पे बैठाएंगे तो ये बाईं ओर पुरुष बैठेगा, यहाँ बैठ नहीं सकती क्योंकि यहाँ महिला हो गई इसके दाईं ओर, और यहाँ पे बैठेगी तो यहाँ पर इसके दाईं ओर महिला बैठेगी क्योंकि 3 लड़कियां हैं, और यहाँ पर ये तीनों बैठे हो। तो इसका मतलब ये इस तरीके से ना बैठकर आपको किस तरीके से बैठाने होंगे, वरुण बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ अगर मनु बैठा हो और यहाँ बैठा हो प्रकाश। अब इसके बाद में ये बोल रहा है रूना जो है दाईं ओर पुरुष, रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है, रूना यहाँ पर हो गया रूना, इसके दाईं ओर कौन हो गया, पुरुष हो गया, और यहाँ पर कौन आ जाएगी, चारू, तो चारू। तो इसका आंसर ये पूछ रहा है कि प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, प्रकाश कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर दाईं ओर कौन बैठी है, परी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 दिन के माह में 5 शनिवार है और माह का प्रथम दिन निम्न में से कौन सा होगा। पहले तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि 30 दिन के महीने में कौन से दिन 5 बार पड़ते हैं। तो देखिए 30 दिन के महीने में अगर बात करें तो 1 और 2 तारीख को जो वार पड़ते हैं उनकी संख्या होती है 5। ऐसे ही 31 दिन के महीने में 1, 2, 3 तारीख को जो वार पड़ता है उनकी संख्या होती है 5। 29 दिन के महीने में केवल 1 तारीख को जो वार पड़ता है उनकी संख्या होती है 5। बाकी के जो 28 दिन का महीना होता है उसमें 4 बार, हर प्रत्येक वार जो होता है वो 4 बार पड़ता है। तो इसीलिए अब ये बोल रहा है 30 दिन के महीने में तो 1 और 2 को जो वार पड़ रहे हैं उनकी संख्या होगी 5। अब सबसे पहली बात आ रही है कि प्रथम दिन में से कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 29 और 30 तारीख को जो वार पड़े होंगे वो भी इसी तरीके से पड़े होंगे। तो अब मान लेते हैं कि 30 तारीख को, यहाँ पर देखिए शनिवार दिन ही रखा, प्रथम दिन की बात कर रहे हैं, तो शनिवार 1 तारीख को शनिवार होता, ठीक है 5 शनिवार पड़े तो 29 तारीख को शनिवार होता, तो 1 तारीख को भी शनिवार पड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ शनिवार ऑप्शन में नहीं है। अब बात करते हैं शनिवार अगर 30 तारीख को पड़ा होगा तो इसका मतलब शुक्रवार कब पड़ा होगा, 29 तारीख को, और शुक्रवार 29 को पड़ा होगा तो 1 तारीख को भी कौन सा बार पड़ा होगा, शुक्रवार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको ये ट्रायंगल दिए हुए हैं और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं 40 कैसे आया, 2 चौको 8, 8 पंच 40, ठीक है। ऐसे ही 5 दिए 15, 3 पंच और ये हो जाएगा 15 थी 45, तो ठीक है। ऐसे 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दो बी सी ए। तो यहाँ देखिए ये आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर, और उसमें से आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखिए इस तरीके की जब भी क्वेश्चन होता है इसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे इसमें दिए हुए हैं, अगर बात करें अल्फाबेट कितने हैं तो ये 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12 और 3, 15, 16, 16 अल्फाबेट दिए हुए हैं। तो अब इसमें अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4-4 का ग्रुप बना लेते हैं। तो 4 का ग्रुप इसको बना दिया, 1-4 का ग्रुप ये हो गया, 1-4 का ग्रुप ये होगा, 1-4 का ये हो गया। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि ये कौन सी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो देखिए ये सभी एक दूसरे के कॉमन होने चाहिए, बिल्कुल समान होने चाहिए। अब देखिए सी दे रखा है, ई दे रखा है, तो यहाँ अगर मैं बोलूँ कि यहाँ ए आ जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसका बी अगर मैं यहाँ रख देता हूँ ये हो जाएगा। तो बी सी डबल ए, बी सी डबल ए बिल्कुल कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी ए बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है एस एच ओ ई, तो ये दे रखा है एन सी जे एड। तो देखिए ये 19 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये आपका है 15 और ये है आपका 5। और देखिए यहाँ देखें 14 नंबर पे आता है एन, सी आता है आपका 3 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे और जेड आता है 26 नंबर पे। अब आप देखिए इसको घटा के देखते हैं। 5 घटाया, यहाँ भी 5 घटाया, यहाँ भी 5 घटाया और यहाँ भी 5 घटाया, कि देखिए सब में 5 लेस हो रखा है तो यहाँ भी 5 घटा देते हैं। आर में से 5 गए तो ये बचेगा आपका 13, तो ये 13 नंबर पे होता है एम। ई में से 5 गए तो आपका आ जाएगा जेड। डब्ल्यू में से अगर 5 घटाए तो ये हो जाएगा आर, और ए में से अगर 5 घटाए तो ये 27, 27 में 5 गए तो 22, 22 का मतलब बी, एम आर एम जेड आर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है शब्द वाक्य अनुच्छेद। देखिए शब्द से मिलकर क्या बनता है, वाक्य, और अनुच्छेद से परिच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला आपका जो प्रश्न है ये पासे से रिलेटेड है। यहाँ पर एक ही पासे को 2 चित्र दिए हुए हैं। अब इसमें पूछा है 6 के विपरीत सतह अंक होगा। देखिए ऐसे 2 चित्र उठाते हैं जिनमें एक सतह कॉमन। तो सबसे पहले देखें 3 है,
इस वाले में और इस वाले को, बी और सी को उठा लेते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 3, फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज घुमाते हैं 2, फिर उसके बाद 4, और इसमें भी अगर देखें दूसरे वाले में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 1, तो यहाँ देख सकते हैं 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत, 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत, और 6 के विपरीत कौन हो गया, 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 के विपरीत पूछा हुआ है, 6 के विपरीत कौन आ रहा है, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि आयत कलाकारों को, व्रत खिलाड़ियों को, तो देखिए आयत जो है ये तो कलाकार के लिए है, और व्रत जो है ये बोल रहा है खिलाड़ियों के लिए है, ठीक है, और त्रिभुज जो है ये बोल रहा है डॉक्टरों के लिए। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी, यानी तीनों चीजें इसको चाहिए, और तीनों कॉमन कहाँ मिल रहे हैं अपने को, इसके अंदर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपका दिया हुआ है एक डायग्राम दिया हुआ है और सामने एक रेखा दे रखी है, तो इसका मतलब है ये खड़ी रेखा जो दी हुई है ये आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रही है, ठीक है। इस तरीके से रेखा जब होती है तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, और यहाँ पर आपको डायग्राम देखें तो ये डायग्राम इस तरीके का है। इसमें डायग्राम में अगर बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब की एक खासियत होती है कि जो चीज पास होती है वो चीज पास दिखेगी, जो दूर होता है वो दूर दिखेगी। अब देखिए इसमें ये जो ब्लैक स्पेस जो दे रखा है वो यहाँ पर दिखेगा, पास में दिखेगा दर्पण के, और ये तो बिल्कुल अपनी जगह पे ही होगा। तो इस तरीके से डायग्राम कौन सा दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनेगी। देखिए ये आकृति टुकड़े अगर दिए हुए हैं तो इनका नंबर मैं डाल देता हूँ, 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। इन टुकड़ों को अगर जोड़ के अगर देखें तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। सबसे पहले 1 नंबर को उठाया जाता है, 1 नंबर इस तरीके से, 2 नंबर के डायग्राम को इससे जोड़ दिया जाए तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, और 3 नंबर के डायग्राम को अगर इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो ये ऐसे जुड़ जाएगा 3 नंबर का, और 4 नंबर के डायग्राम को आपने इस तरीके से जोड़ दिया तो ये बिल्कुल 4, तो ये आकृति आपकी दिख रही है ए ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न के शब्दों के सर्वाधिक उपयुक्त वैनारिक का चयन करें। मार्शल आर्ट, कुंग-फू, कराटे। देखिए मार्शल आर्ट के अंदर जो आते हैं वो कुंग-फू और कराटे दोनों आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न दे रखा है, देखिए यहाँ पर व्रत दे रखा है, शिक्षित का, त्रिभुज दे रखा है, और बेरोजगार का, वर्ग दे रखा है, ग्रामीण का प्रश्न। तो कुल शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है, यहाँ देखिए डायग्राम में ग्रामीण दिए हुए हैं जबकि आपसे पूछा है यहाँ पर शहरी, तो आपको ध्यान रखना है इसका। तो आप देखिए यहाँ पर ये शिक्षित दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कुल शिक्षित बेरोजगार, तो शिक्षित और बेरोजगार में कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है शिक्षित और बेरोजगार के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। 12 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं, और अब ये ग्रामीण नहीं है तो ये शहरी होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न देखो, नीचे दिए हुए कथन, जो नीचे कथन दिया हुआ है उसमें कुछ निष्कर्ष भी दिए हुए हैं, आपको दिए गए कथनों को सही मानना है, चाहे वे सर्वविदित तथ्य से भिन्न क्यों ना हो, आपकी निर्णय लेना है, और निष्कर्षों से कौन सा निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करेगा। पहला कथन कथन दिया हुआ है आपका, जर्मन अभियांत्रिकी को विश्व में श्रेष्ठ माना जाता है। जर्मन अभियांत्रिकी को विश्व में श्रेष्ठ माना जाता है, निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं ये किसी अन्य देश में श्रेष्ठ अभियंता नहीं है। दूसरा दे रखा, जब अन्य देशों के अभियंता भी जर्मन अभियंता के स्तर पर आ रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ बोल रहा है जर्मन अभियांत्रिकी को विश्व में श्रेष्ठ माना जाता है। अब यहाँ जो ऑप्शन, जो निष्कर्ष दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है किसी अन्य देश में श्रेष्ठ अभियंता नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष ये बोल रहा है अब अन्य देशों के अभियंता भी जर्मन अभियंताओं के स्तर पर आ रहे हैं। देखिए इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो इसके लिए वो सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ना तो पहला ना ही सेकंड अनुसरण करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, आपको निर्देश दिए हुए 52 और 53 क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका PQRSTVW और Z केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए व्रत में बैठे हैं, तो एक व्रत बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये व्रत बना दिया, इसमें अब ये 8 लोग हैं, 3 3 6 और 2 8, तो 8 लोगों की बैठने की सीटिंग कर देते हैं हम, और केंद्र की ओर मुंह देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो इस तरीके से इनको बिठा दिया हमने। अब ये बोल रहा है आर पी के बाएं चौथा है, तो देखिए सबसे पहले तो ये बोल रहा है आर पी के बाएं, तो पी को बिठा दिए यहाँ पर, तो पी के बाएं तो इस तरीके से जाएगा, और यहाँ आर आ जाएगा, तो चौथे नंबर पे आर हो गया। आगे बोल रहा है जो एस के दाएं दूसरा है। देखिए जो शब्द होता है ये सेकंड पर्सन के लिए आता है, और यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है, पी, और सेकंड पर्सन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जिसको हमने बिठाया, हमेशा याद रखना सेकंड पर्सन हम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सेकंड आदमी। ये सबसे पहली बात आती है कि जो शब्द जब भी आता है तो वो आता है जिसको आपने सबसे पहले बिठाया है। तो सबसे पहले हमने पी को बिठाया, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट में आर को बिठाया, और सबसे पहले पी को बिठाया, तो पी के रेस्पेक्ट में ही एस के बारे में बात हो रही है, तो पी अब ये बोल रहा है जो एस के दाएं दूसरा है, एस के दाएं दूसरा है, तो एस के दाएं तो यहाँ एस आ जाएगा, ठीक है। अब एस के दाएं दूसरे नंबर पर कौन हो गया, पी हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, बी जो है एस के दाएं चौथा है, तो बी क्या है, इसके सामने हो जाएगा इस तरीके से। क्यू डब्ल्यू के बाएं चौथा है, जो पी या एस के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए क्यू जो है डब्ल्यू के बाएं चौथा है, तो ये कह रहा है कि पी और एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए यहां नहीं आ सकता डब्ल्यू, और यहां भी नहीं आ सकता डब्ल्यू, तो यहां भी नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू का आएगा इस तरीके से।
और W के बाएं चौथे नंबर पे कौन बैठा है, Q बैठा हुआ, तो W के बाएं, तो बाएं हाथ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से चलेंगे, और इसके नंबर चौथे पे यहाँ पर बैठा है तो Q आ जाएगा यहाँ पर। अब ये बोल रहा है जो P या S के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमने बात कर ली, तो जो के बारे में बात कर रहे थे तो W है, ये P और S का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इस तरीके से आ जाएगा। आगे बोल रहा है Z R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए Z R का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो Z यहाँ होगा और यहाँ कौन आ जाएगा, T। तो ये बैठने का तरीका इस तरीके से होगा। अब बोल रहा है यदि P से शुरू करते हुए सभी अक्षरों को घड़ी के चलने की दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बिठाया जाए, तो P से शुरू करते, P है यहाँ पर, तो P आ जाएगा। अब देखिए Q आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, R आ जाएगा, घड़ी की दिशा में चला रहे हैं इस क्लॉकवाइज, R आ जाएगा, यहाँ S हो जाएगा, यहाँ T हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए U नहीं है, V है आपके पास में, V आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा W और यहाँ आएगा Z। इस तरीके से ये मैंने ब्लू कलर से लिख दिया है इनको। अब आप देखिए ये पूछा घड़ी की दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बिठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान नहीं बदलेगा, कितने व्यक्तियों का स्थान नहीं बदलेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर Q अपनी जगह पे बैठा हुआ है और Z अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कोई है नहीं है ऐसा कोई भी, क्योंकि R का स्थान चेंज हो चुका, R यहाँ था, अब R यहाँ पे बैठा हुआ है। T के बारे में बात करें, T यहाँ पर बैठा हुआ है और T का स्थान अब नया होगा, वो यहाँ होगा, तो इसीलिए दो व्यक्तियों का स्थान नहीं बदलेगा, क्योंकि T को स्किप करना है। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आपसे नहीं लिखा हो तभी भी आप ध्यान रखिएगा जिससे शुरू कर रहे हैं उसको कभी भी शामिल नहीं किया जाता, तो इसलिए Q और Z दोनों होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तो देखिए अगले प्रश्न में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर के दाएं तीसरा कौन है। तो आप आर के दाएं तीसरा आपसे पूछा हुआ है, तो डायग्राम उसी को देख लेते हैं एक बार हम। आर के दाएं तीसरा, तो आर ये बैठा हुआ है, आर का दायां, अगर दाएं हाथ की बात कर रहे हैं तो दायां हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा इसका, और तीसरे नंबर पर कौन बैठा होगा, क्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको कथन निष्कर्ष दिए हुए हैं, आपको कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। श्लोक का ये क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है कुछ टमाटर मक्का है, तो ये देखिए कुछ टमाटर टमाटर, और ये कर देते हैं हम इसको मक्का, तो मक्का को मैं एम से कर दिया था। और कुछ आलू क्या है, मक्का, कुछ आलू क्या है, मक्का। अब देखिए निष्कर्ष बोल रहा है कुछ मक्का आलू है, देखिए कुछ आलू मक्का है, तो यहाँ पे कुछ मक्का आलू हो जाएंगे, तो ये तो सही है। और कुछ मक्का टमाटर है, कुछ मक्का टमाटर, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अनुसरण करते हैं, तो पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब ये बोल रहा है अगले प्रश्न में दे रखा है कथनों को पढ़ें, दी गई जानकारी से तर्कसंगत और सही निष्कर्ष की पहचान करें। पहला कथन दे रखा है एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। दूसरा कथन दे रहा है एक षटकोण में 6 भुजाएं होती है। निष्कर्ष, इन दोनों को देखते हुए निष्कर्ष निकालना है हमें। एक बहुभुज में कई भुजाएं होती है। देखिए बहुभुज की बात अलग है, बहुभुज कैसा भी हो सकता है, यहाँ बात हो रही है त्रिभुज की और ये षटकोण की, क्योंकि इनके नाम से इनका पता पड़ रहा है कि त्रिभुज है और ये षटकोण है, तो इनमें भुजाएं होती है। बहुभुज में हम भुजा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो इसीलिए असंगत है कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया दिए गए तर्क को पढ़ें और निर्णय लेके कौन सी धारणाएं तर्क का तर्कसंगत रूप से पालन करती हैं। एक विज्ञापन कहता है सोना अपनी आपकी पत्नी के लिए सबसे अच्छा उपहार है। धारणाएं के बारे में बात करें तो पति आमतौर पर पत्नी को उपहार देते हैं, बिल्कुल सही है, ये धारणा बिल्कुल सही है। और दूसरा है आमतौर पर इसी तरह के विज्ञापन लोगों को प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल सही है, तो दोनों धारणाएं बिल्कुल सही होंगी, क्योंकि विज्ञापन है और विज्ञापन को जो बनाया गया है वो धारणा रख के ही बनाया जाता है विज्ञापन को, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो एक और दो दोनों ही धारणाएं पालन करती है, तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ दीवारें दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे खाट है, कुछ खाट कुर्सियां। तो सबसे पहले तो देखें कुछ दीवारें, तो ये मैंने लाल से बनाया है दीवार के लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये कुछ दीवारें क्या है, दरवाजे, दरवाजे, ठीक है, ये मैंने ब्लू से बना दिया दरवाजे को। अब आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा कुछ दरवाजे क्या है, खाट है, तो खाट की बात करें तो खाट के बारे में बात करना, तो खाट क्या है, ये इस तरीके से खाट हो गई। और इसके बाद में ये बोल रहा कुछ खाट क्या है, कुर्सियां है, कुछ खाट कुर्सियां, कुर्सियां, ठीक है। अब ये आप ये देखिए, देखिए कुछ दीवारें दरवाजे, दीवारें दरवाजे, कुछ दरवाजे खाट, दरवाजे खाट, खाट कुर्सियां, खाट कुर्सियां। अब ये वो निष्कर्ष पूछ रहे कुछ कुर्सियां दरवाजे, कुछ कुर्सियां, कुर्सियां यहाँ पर है, दरवाजे यहाँ पर है, तो यहाँ हम देख सकते हैं नहीं है, इनका रिलेशन आपस में नहीं है। आगे पूछ रहा है निष्कर्ष कुछ खाट दीवारें हैं, कुछ खाट क्या है, दीवारें, इन दोनों का भी एक दूसरे से संबंध नहीं है। अब बोल रहा कोई कुर्सी दरवाजा नहीं। अब यहाँ आ रही है बात कोई कुर्सी दरवाजा नहीं। देखिए या तो या की स्थिति बनेगी पहले और आपके किसमें, पहले और इसमें तीसरे में या तो या की स्थिति, कारण क्योंकि कुर्सियां और दरवाजे। दूसरा डायग्राम अगर देखते हैं तो ये डायग्राम इस तरीके से बन सकते हैं, इस तरीके से बना जा सकता है, इनको किसी भी तरीके से आप एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, क्योंकि
या की स्थिति ये कहती है कि जब दो आपके जो ऐसे निष्कर्ष हों जिनमें एक समान शब्द हो, जैसे कुर्सियां दरवाजे, कुर्सी और दरवाजे एक दूसरे समान है, और दोनों ही निष्कर्ष जो है, ये दोनों ही निष्कर्ष क्या हो, आपके रॉन्ग हो, तो ये दोनों रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, और इनके बीच में कुछ या कोई नहीं से बने हुए हों, तो ये भी सही है। तो ये तीनों इनका फॉलो करता है, तीनों जो कंडीशंस का, तो या की कंडीशन बनेगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहला और तीसरा अनुसरण करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, यहाँ पर अलग अलग लंबाई के कुछ व्यक्ति हैं, एल, एम, एन, पी, क्यू, एस, और इनके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले बोल रहा है एन लंबा है क्यू और पी से, तो एन के बारे में बात कर रहा है, तो एन जो है लंबा है, तो इस ग्रेटर कर देता हूँ क्यू या पी, ठीक है, पी क्यू लिख देते हैं इस तरीके से। अब लेकिन छोटा है किससे, एम से। कौन है छोटा, जो एन है वो एम से छोटा है, तो एम से छोटा कर दिया। अब इसके बाद हम पी लंबा है केवल क्यू से, तो क्यू से के लंबा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। अब ये बोल रहा है जबकि एस छोटा है केवल एल से, तो एस जो छोटा है केवल एल से, तो ये एल से छोटा हो जाएगा। अब ये बोल रहा है एस केवल छोटा है किससे, एस से, तो जो एस जो छोटा है केवल एल से, तो इसका देखिए यहाँ आप सोच सकते हैं कि ये जो एस है ये किसी और से तो छोटा है नहीं, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी एस, यहाँ आ जाएगा एल। अब आप समझो निम्न में से कौन सा जोड़ा सबसे लंबे और सबसे छोटे का दर्शाता है, तो सबसे लंबे और सबसे छोटे का, सबसे लंबा कौन होगा, एल, सबसे छोटा होगा क्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया, दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के दो भाइयों में से छोटा भाई है। तो आपसे पूछ रहा है कि फुटबॉल खेलने वाले उस लड़के का दीपक से क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, दीपक है, ठीक है, दीपक ने बोला कि भाई वह मेरे पिता, तो इसके पहले पिता बना दिए, की पत्नी, की पत्नी, ठीक है, की पुत्री, तो यानी कि ये पुत्री हो गई। अब ये दीपक की कौन लगी, बहन लगी, ठीक है। अब ये पुत्री के दो भाइयों, पुत्री के दो भाइयों में से छोटा भाई है, तो दीपक की पुत्रियों के दो भाइयों में से छोटा भाई है। तो देखिए यहाँ पुत्री के दो भाई हैं, तो इनकी बात कर रहे हैं, पुत्री के दो भाई, तो पहला एक भाई जो है, एक भाई और बना देता हूं मैं, ठीक है, एक भाई, और इसका एक भाई ये दीपक हो गया, ठीक है। अब दो भाइयों में से एक छोटा भाई है, तो ये दीपक कौन हो गया, बड़ा भाई, और ये हो जाएगा लड़का कौन हो जाएगा, छोटा भाई। तो फुटबॉल खेलने वाले उस लड़के का दीपक से क्या संबंध है, देखिए भाई का संबंध हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये दोनों भाई होंगे आपस में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी तरह के हम आगे और भी वीडियो आपको देते रहेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके से रिलेटेड है। यहाँ पर भारत का इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इंडिया के, और यहाँ करंट जीके से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 61 से लेकर 95 तक है, और इसके बाद में जो 96 से जो क्वेश्चन चलेंगे वो आपके राजस्थान जीके के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 61 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2020 का विषय है। देखिए सबसे पहले तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है, ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी, 21 मार्च को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में इसको, दिसंबर 2011 में इसको पहली बार मनाया था, पहली बार, ठीक है। और ये डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया था। तो 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम के रूप में इसको, दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया। और देखिए इस बार जो इसका जो विषय रहा था वो रहा था वी डिसाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। देखिए खारे पानी की तटीय झील के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है उड़ीसा में, उड़ीसा में, और उड़ीसा में है आपकी चिल्का झील, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ मिलकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई क्यूआर आधारित ऋण किस्त भुगतान सुविधा शुरू की है। देखिए यूपीआई आधारित जो क्यूआर सुविधा जो आधारित जो की है वो है आपका जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए ये क्यूआर सुविधा जो है, यूपीआई क्यूआर सुविधा, ये 40 लाख के करीब इसके जो ग्राहक हैं उनके लिए दी गई है। और इसमें क्यूआर कोड जो है ये किसी भी यूपीआई जो आईडी होगी उसको आप स्कैन करके आप आराम से यूपीआई की मदद से आप अपना जो किस्त है उसको किस्त का भुगतान कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में प्रोजेक्ट अर्नांग सुर्खियों में रहा, ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। देखिए ये प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये अभी जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में अभी कोविड-19 के चलते सीमा सड़क संगठन है
वहाँ के जो कर्मी सीमा सड़क संगठन के जो कर्मी है, वहाँ पर एक दपोरिजो पुल है, एक दपोरिजो पुल है, ठीक है। अब इस पुल को क्या पूर्ण रूप से बदल रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो पूर्ण जो ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट कहलाता है अणुनांक, है ना, प्रोजेक्ट अणुनांक कहलाता है ये। और इसको बदलने का काम जो कर रहे हैं, इसमें ये 430 फीट ऊंचा पुल है, 430 फीट ऊंचा पुल है इसका, और इसमें आवागमन का एकमात्र साधन है, ठीक है। तो इसी वजह से इस पुल को चेंज कर रहे हैं, और इस पुल के शुरू होने से चीन की सीमा से लगे 451 गांव और सुरक्षा बलों के लिए आवागमन सुलभ हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इसको चेंज किया जा रहा है। तो इसका जो काम जो कर रहे हैं वो बीआरओ द्वारा करवाया जा रहा है, प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है वो बीआरओ द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रहे मिशनों की सूचना का स्रोत है? देखिए, जो भारत के विदेशों में जो चल रहे हैं मिशन, जो उनके उनके स्रोतों को अगर देखें तो वो है MEA इंडिया, ठीक है। तो मिया इंडिया है इसकी साइट का, इसके जो एप्लीकेशन का नाम है MEA इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, रोग जो जल प्रदूषण से नहीं होता। देखिए, जल प्रदूषण से जो रोग नहीं होता वो पेचिस है, पीलिया है और टाइफाइड, ये तीनों जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। और तपेदिक की बात करें तो तपेदिक जो रोग है, ये रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बीओडी टेस्ट किसके परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? देखिए, बीओडी टेस्ट जो है जल प्रदूषण के उपयोग में लाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड। तो इसकी ये फुल फॉर्म है ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, किस सैटेलाइट ने ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्शाई? देखिए, जो ओजोन क्षेत्र की जो स्थिति दर्शाई थी, उपस्थिति, तो ये दर्शाई निम्बस 7 ने। तो इसको हम बोलते हैं निम्बस जी भी बोलते हैं, निम्बस जी, ठीक है। और ये 1978 में छोड़ा गया था नासा के द्वारा, और ये 1994 में इसका अंतिम संपर्क हुआ था। इसका 1 अगस्त 1994 को अंतिम संपर्क हुआ था नासा से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हो, खास श्रृंखला का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, जो खास श्रृंखला है इसका जो विचार जो दिया था, ये दिया था लिंडमैन मैन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, किसी परिस्थितिकी इकाई में निश्चित समय पर पाई जाने वाली जैविक घटनाओं के कुल द्रव्यमान भार को कहते हैं? देखिए, ये जो परिस्थितिकी इकाई में अगर किसी निश्चित समय पर पाई जाने वाली जैविक घटकों के कुल द्रव्यमान भार को हम बोलते हैं बायोमास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बायोमास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, WLL का अर्थ है। देखिए, WLL का जो अर्थ होता है वो होता है आपका वायरलेस इन लोकल लूप। तो वायरलेस इन लोकल लूप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। देखिए, गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा जो है वो है कोंकणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी 1988 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1988। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? देखिए, जो संविधान का जो संशोधन हुआ था, ये 42वें संशोधन के तहत जो शब्द जोड़े गए थे वो समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? देखिए, जो धारा है वो है धारा 330 व 332, जो कि ये बताती है कि राज्य जो संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग कब बनाई गई? तो अब नीति आयोग के बारे में अगर बात करें तो देखिए, ये नीति आयोग पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल के इसको नीति आयोग बनाया गया। तो ये बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? देखिए, जो संघीय मंत्रिमंडल है उसके अगर परामर्श के बाद में ही राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए, उच्चतम न्यायालय की जो सबसे पहली जो महिला न्यायाधीश थी वो सुनंदा भंडारे था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुनंदा भंडारे। देखिए, अगला प्रश्न है, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आपके। तो देखिए, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो मिरर होता है उसके अंदर लेफ्ट तो राइट में कन्वर्ट हो जाता है और राइट किस में हो जाता है, लेफ्ट में। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि बाएं कान को, तो बायां है तो ये लेफ्ट है, तो ये आपका राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दायां है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लेफ्ट में।
तो आप जब शीशे में देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको कि राइट ईयर को आपने लेफ्ट हैंड से आपने छुआ है। तो राइट ईयर यहाँ हो गया और लेफ्ट हैंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए एवं आरएनए में समानता है कि दोनों। देखिए डीएनए और आरएनए में जो समानता है वो न्यूक्लियोसाइड के बहुलक हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है और उसका क्या नाम है। देखिए जो मानव नेत्र के जो रेटिना होता है या उसको दृष्टिपटल बोलते हैं हम, तो उस पर प्रतिबिंब, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ, कैलामीन किस धातु का अयस्क है। देखिए कैलामीन जो है ये जस्ता का अयस्क होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल गठित करने की घोषणा की है। देखिए आर्थिक प्रतिक्रिया बल जो गठित करने की घोषणा की है वो निर्मला सीतारमण के अध्यक्षता में की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कोविड-19 जो अभी वैश्विक आपदा है, इससे निपटने के लिए आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल को गठित किया गया है, जिसकी अध्यक्ष कौन है, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न, विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले किस भारतीय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। देखिए ये जो भारतीय हैं वो सत्यरूप सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सत्यरूप सिद्धांत ने जनवरी 2009 में, ठीक है, जनवरी 2019 में 7 महाद्वीपों के सभी सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, हासिल किया था इन्होंने। और इनके पास में इससे पहले गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है, इनके पास में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, और ब्रिटिश बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और चैंपियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। ये सारे इनके पास में रिकॉर्ड्स हैं। और अभी ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको शामिल किया गया है, भारतीय पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एसबीआई ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित बिजनेसेस को धन मुहैया कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है। देखिए बिजनेसेस को जो धन मुहैया कराने के लिए जो अभी जो योजना शुरू की गई है वो है कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और देखिए ये जो है ये जो योजना चलाई जा रही है, इसे बैंकों ने चलाया है इसे, और बैंक ने इसे चलाया है, जिसके एसबीआई बैंक ने चलाया है। कौन सी बैंक ने चलाया है इसे, एसबीआई बैंक ने, आपको ये याद रखना है, एसबीआई बैंक के द्वारा चलाया गया है ये कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, ठीक है। और सीईसीएल इसका नाम है, शॉर्ट नेम है इसका। इसमें ये जो योजना है ये 30 जून तक चलेगी, 30 जून तक। इसको ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि 30 जून तक इस योजना को चलाया जाएगा, और 200 करोड़ रुपए तक का इसमें लोन मिलेगा, 200 करोड़ रुपए तक का, ठीक है, तो लोन मिलेगा इसके अंदर। और इस पर जो ब्याज होगी वो होगी 7.25%, ठीक है, 7.25% इसमें ब्याज होगी। और इसके अलावा अगर लोन पर किसी तरह के लिए प्रोसेसिंग फीस या प्री पेमेंट पेनल्टी का प्रावधान नहीं है, और बैंक 12 महीने के लिए इस लोन की पेशकश कर रहा है। अभी जो बैंक है ये वो 12 महीने के लिए लोन की पेशकश कर रहा है, ठीक है, 12 माह के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को, ठीक है। और ये जो 14 मार्च को मनाया जाता है, इसकी अभी जो बनाया गया है ये इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन, तो इसकी जो थीम थी वो महिला, जल, जलवायु, ठीक है, परिवर्तन, ये इसकी थीम थी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये 22वां जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, 22वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है इसका नदियों के लिए। इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो है इसका नदियों पर महत्व, जीवन में अपने जीवन में क्या महत्व है उस पर जोर देना, ठीक है, और लोगों को यह कैसे प्रभावित करती है, लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है, ये इसका मूल उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो आदिनाथ थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आदिनाथ। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साउथर्न का ट्रांजिशन काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा। देखिए ये जो देश है वो है यमन देश, ठीक है, और ये साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल जो है ये सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूह में से एक समूह माना जाता है। और इसका जो ये किसके खिलाफ लड़ रहा है, ये हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है, हूती जो संगठन है, विद्रोही जो है, हूती विद्रोही जो है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये उसके खिलाफ चलाया जा रखा है। और अभी जो कोविड-19 है तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहल कर पर एक तरफ युद्ध की विराम की घोषणा की थी इसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, और उन्होंने बोल दिया था कि 1 महीने के लिए इसको आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन हूतियों ने क्या किया कि हूती जो है ये विद्रोह संगठन है, इन्होंने इसको खारिज कर दिया, स्वीकार नहीं किया, और अभी भी वो हिंसा जारी करे हुए हैं। तो इसके लिए यमन देश ने क्या किया है, अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करने का ये फैसला लिया है, तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित के परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, ये अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने बोला है कि जो अभी भारत देश में जो कोरोना संक्रमण की परीक्षण क्षमता जो है, वो 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य अभी पूरा किया जाएगा, और इसके लिए हम मई 2020 तक प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, और मई 2020 तक ये आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसमें भारत देश, जिसमें वो रैपिड टेस्ट और क्या करेंगे, स्वदेशी रैपिड टेस्ट बनाएंगे, और एक आरटी पीसीएम डायग्नोस्टिक किट जो बनाएंगे, वो चीजें ये इसके मामले में ये क्या है, भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा मई 2020 तक। तो इनका था, तो इन्होंने बोला है कि मई 2020 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, क्रिकेटर ग्रीम वॉटसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के लिए खेलते थे। देखिए, ग्रीम वॉटसन के बारे में बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ग्रीम वॉटसन। ठीक है, इनका जो अभी निधन हुआ है अभी हाल में, और ये अगर बात करें तो 1966 से 67 और से लेके इन्होंने 1972 तक, ठीक है 1972 तक 5 टेस्ट खेले, और 1972 से तो मैं इसमें इन्होंने 2 दिवसीय 1 दिवसीय मैच खेले थे। ठीक है, 2 1 दिवसीय मैच खेले थे, और ये 1967 और जो 66 और 67 के दौरे में ये रिप्लेसमेंट के रूप में ये जगह में शामिल हुए थे, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, तो इसलिए इनका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, जो लोगों और संगठनों को ई लर्निंग के लिए संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है। देखिए, इसका जो नाम है वो है विद्यादान 2.0, विद्यादान 2.0। ये 22 अप्रैल 2020 को जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय है, ठीक, तो उन्होंने दीक्षा दीक्षा जो प्लेटफॉर्म पर इन्होंने विद्या 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मेन उद्देश्य है वो है ई लर्निंग सामग्री प्रदान करना, योगदान देना, और बच्चों को देश में कहीं भी कभी भी वो इसमें अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं, सीखने के जो जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्यादान 2.0। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, कोविड-19 के लिए डिजिटल स्वयं मूल्यांकन परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। देखिए, ये गोवा जो राज्य है वो डिजिटल स्वयं मूल्यांकन परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से कारोबार सुरक्षित रखने के लिए एक बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। देखिए, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, इसके द्वारा ये अभी प्लेटफॉर्म, ये इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में बात करें तो व्यवसायों और निवेशकों को कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की ओर से की गई एक वास्तविक तैयारियों की जो अभी ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करता है ये, और या फिर इसके बारे में ये भी कह सकते हैं, यह प्लेटफॉर्म कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों को इस देश में केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न पहलुओं पर जो नवीनतम जानकारी प्रदान करता है, और ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने उनके सभी प्रश्नों का जवाब देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है अभी कारोबार सुरक्षित रखने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फसाई FSSAI के द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र भोग का पूर्ण रूप है। देखिए, भोग के बारे में बात करें तो तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने हाल ही में एक ये लॉन्च किया है। मंदिरों के व्यवस्थापकों से फसाई भारतीय खाद्य सुरक्षा, इसकी जो फुल फॉर्म है इसकी है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया है। जो फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, 61 से लेकर 95 तक जो क्वेश्चन थे वो नेशनल इंटरनेशनल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो राजस्थान जीके से रिलेटेड होंगे, जो कि 140 तक के क्वेश्चन होंगे 96 से। आपको वीडियो कैसा लगा ये चीज़ हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, किस राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकार्ड्स के साथ सहयोग किया है। देखिए, जो अभी स्टार्टअप जो किया गया है स्टार्टअप मेडकार्ड्स, तो ये राजस्थान सरकार ने इसकी सहयोग प्रदान किया है, तो इसकी बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए, इस सेवा को अभी भारत जो राजस्थान के राज्य के 7 जिलों में शामिल किया गया है अभी, और इसके बाद में इसको धीरे धीरे इसको पूरे राजस्थान में अंडर कर लिया जाएगा, इसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसका जो कार्य है वो है आयु
आयु लोगों की जो राजस्थान के जो लोग हैं उनकी आयु व सेहत साथी एप्लीकेशन, ठीक है, आयु व सेहत साथी एप्लीकेशन है, सेहत साथी एप्लीकेशन, ठीक है, के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और दवाओं की डिलीवरी प्रदान करने की लिए की गई है इसकी, ठीक है, तो मेड कार्ड्स के साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, गाड़ी और लोहारों को भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत कितनी राशि का प्रावधान है। देखिए राशि की अगर बात करें तो उनको 70,000 रुपए की राशि का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगर राज्य सरकार द्वारा इनको जो बसाने के लिए अगर बात करें, इनको भूमि के लिए बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो इनको 150 वर्ग गज की भूमि देने का है, ठीक है। और ये है ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज, और जो शहरी क्षेत्र है वहां पर 50 वर्ग गज का भूखंड आवंटन करने का प्रावधान है, ठीक है। तो 70,000 रुपये प्रति परिवार इनको देने का, जिसमें ये 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त में 25,000, दूसरी किस्त में 25,000 और तीसरी किस्त में इनको 20,000 रुपये, इस तरीके से इनको पैसे दिए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय द्वारा राज्य के किस जिले में भारत का 500वां पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया। देखिए राजस्थान राज्य के जो जिला था वो था प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ जिले में इसका खोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन प्रतापगढ़। और जिसमें प्रतापगढ़ में ये जो पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया है, ये भारत का 500वां पासपोर्ट सेवा केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2019 से वृद्धावस्था पेंशन की दरें बढ़ाकर कर दी है। देखिए 1 जनवरी 2019 से जो पेंशन जो बढ़ाई गई है वो बढ़ाई गई है, 750 रुपये कर दिया गई है अब तो, और 1,000 रुपये इन्होंने प्रतिमाह कर दिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है वृद्धावस्था। अब इसकी बात करें तो देखिए इसमें अगर बात करें तो देखिए वृद्धावस्था पेंशन 250 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है, पहले 500 रुपये मिला करते थे, अब ये कितने मिलने लग गए हैं 750, जो कि देखिए ये जो मिल रहे हैं 60 से 75 आयु वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है, और जो 75 से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, जरूरतमंद लोगों के लिए वस्त्र एकत्रित करने के और उन्हें जरूरतमंदों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, जिसके लिए लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। देखिए अगर बात करें तो उन्होंने जो अभियान चलाया था, ये चलाया था वस्त्रदान अभियान, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वस्त्रदान अभियान। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो अभियान के तहत इसमें 76,000 लोगों ने, ठीक है, 76,000 लोगों ने इसमें 3,29,250 कपड़ों को दान किया था, और ये जरूरतमंद लोगों को बांटे गए थे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कपड़ों को। जिसमें 120 विद्यालय, 15 कॉलेज थे शामिल इस अभियान में, शामिल जो हुए थे 120 तो विद्यालय थे, ये स्कूल थे, और 15 कॉलेज और 30 एनजीओ शामिल थी, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसमें 120 स्कूल, 15 कॉलेज और 30 एनजीओ इसमें शामिल थी। और जिन्होंने भी इसमें ये जो लक्ष्य सिंह मेवाड़ जी हैं, इनको जो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, तो इनको एक प्रमाण पत्र दिया गया गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा, ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन वस्त्रदान अभियान। और ये जो है देखिए ये जो लक्ष्य सिंह मेवाड़ जो है ये उदयपुर के राजशाही परिवार के हैं, उदयपुर, ठीक है, तो उदयपुर के राजसी परिवार से रिलेट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानपुर झालवाड़ से हुमचंद पाटीदार और अजीतगढ़ सीकर के जगदीश प्रसाद पारेख को किस क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। देखिए जो इन्होंने अभी कार्य किया है वो है जैविक खेती का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए मानपुरा के जो हैं झालावाड़ से हुकुमचंद पाटीदार और अजीतगढ़ जो सीकर के हैं, ये सीकर के जगदीश प्रसाद पारेख को जैविक खेती का उपयोग करने और बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इनको अभी। और इन्होंने ने कभी भी रासायनिक उर्वरक की एक बूंद का उपयोग नहीं किया है, और अब राज्य के अन्य किसानों के लिए उदाहरण इसका प्रस्तुत किया है इन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 5 किमी लंबी मानव श्रृंखला बनाकर 6 मई को 100% मतदान का संकल्प लिया गया। जो अगर बात करें तो इसमें जो 5 किमी लंबी मानव श्रृंखला बनाकर 6 मई को 100% मतदान का संकल्प लिया गया था, वो था भरतपुर में, ठीक है। तो इसमें भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरुषि अजय मलिक की पहल पर भरतपुर शहर में गुरुवार को जो लगभग 6,000 लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी स्वीप मानव श्रृंखला बनाकर 6 मई को 100% मतदान करने का संकल्प लिया था, ठीक है, ये पिछले वर्ष की बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ। देखिए राज्यपाल पद का जो सृजन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल संस्था राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।
देखिए जो अनुच्छेद 165 के तहत, ये अनुच्छेद 165 के तहत करता है, राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका क्रिक जोन का पहला संस्करण किस शहर से जारी किया? देखिए दुनिया की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका जो है क्रिक जोन, इसका जो संस्करण, जो पहला संस्करण किया गया था, ये जयपुर से किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। और इसके बारे में बात करें तो इसमें देखिए इसका जो विमोचन जो किया था, वो कप्तान जो है स्मृति मंधाना, उनकी कवर स्टोरी के रूप में किया गया है इसका। और पत्रिका के प्रकाशक जो है यश लाहौटी हैं इसके। और पत्रिका क्रिकेट जोन का शुभारंभ जो है, उद्घाटन जयपुर राजस्थान में महिलाओं की T20 चैलेंज इवेंट के मौके पर किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसमें जिसमें मिताली राज, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत और डेनियल वॉट और सोफी डेविने जैसी विदेशी खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है, जब उद्घाटन किया गया था। तो इसका आपको एक चीज़ तो ये याद रखनी है, क्रिक जोन कहाँ से की गई थी? जयपुर से। और दूसरा इसको याद करना है, इसका प्रकाशक कौन है? वो यश लाहौटी, ठीक है, इसके प्रकाशक कौन है? यश लाहौटी। तो आपको ये आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्न अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। देखिए जो अभिवादन जो है वो ऑनरेबल अंग्रेजी में, तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय, ये हिंदी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? देखिए हीरालाल देवपुरा जो है, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए इनका जो कार्यकाल रहा था ये 1985 में रहा था, और 1985 में ये 17 दिन के मुख्यमंत्री रहते, 17 दिन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कई बार पूछा हुआ है कि हीरालाल देवपुरा का कितने दिन का कार्यकाल रहा है, तो ये 17 दिन का कार्यकाल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? देखिए कांगड़ कांड के बारे में अगर बात करें तो ये बीकानेर प्रजामंडल जब आंदोलन हुआ था, तब उस टाइम पे ये घटित हुआ था कांगड़ कांड, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन, बीकानेर प्रजामंडल। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए जो राज्यपाल है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्यों का वर्णन जो किया गया है, वो 167 के अनुच्छेद 167 में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? देखिए आपको ये गलत सुमेलित युग्म बताना है। सबसे पहला दिया हुआ है इसमें बेगू के रामनारायण चौधरी, जो कृषक आंदोलन है, बेगू कृषक आंदोलन, रामनारायण चौधरी, बिल्कुल सही है, रामनारायण चौधरी ने जी किया था, ये 1921 से 1923 तक चला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है इसका। दूसरा है इसका बूंदी, नैनूराम शर्मा, ये भी बिल्कुल सही है, बूंदी वाला जो किया गया था 1926 में है, पंडित नैनूराम शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। बिजोलिया की बात करें तो 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का जो नेतृत्व किया था जगजीवन चौधरी ने किया था, ये गलत है, इसका गलत युग्म, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और ये बीकानेर जो आंदोलन हुआ था 1937 में हुआ था, और 1937 में, और इसका जो जगजीवन चौधरी ने किया था, तो आपको याद रखना है जगजीवन चौधरी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, सुमेलित करनी है, नीचे कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ मुख्यमंत्री का नाम दिया हुआ है, एक कार्यकाल दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है आया में दे रखा है जगन्नाथ, जो जगन्नाथ जी इनका जो कार्यकाल था ये 1980 से 1981 रहा है, तो इसमें आ जाएगा तीसरा नंबर। बरकतुल्ला खां जो थे, इनका जो नेतृत्व रहा था ये 19 इनका जो कार्यकाल रहा था 1971 से 1973, तो इनका हो जाएगा एक नंबर। और भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो 1977 से 1980 तक रहे थे भैरव सिंह शेखावत। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1957 रहे थे। तो इसमें अगर आंसर की अगर बात करें तो इसका जो आंसर होगा 3, इसमें है 3, इसमें 1, इसमें है 2, इसमें है 4, तो इसका आंसर हो जाए 3, 1, 2, 4, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? देखिए मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 के तहत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, संविधान 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए? पहला प्रावधान देखिए, जिला आयोजन समिति का गठन करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य चुनाव आयोग गठन करना, बिल्कुल सही है। और पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया? देखिए प्रतापगढ़ जो बनाया गया था ये परमेश्चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए इसका जिला जो बना था ये प्रतापगढ़, ये बना था 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। इसमें एक तो जिले में जो प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी और पीपलखूट,
ये जो है दरियाबाद, इस तरीके से कुल 5 तहसीलें शामिल की गई हैं। और 5 तहसीलें कहाँ-कहाँ से? एक तो प्रतापगढ़ खुद है, एक बांसवाड़ा है और एक उदयपुर और एक चित्तौड़गढ़। इनकी जो तहसीलें हैं, इनके जो गाँव थे, उनकी तहसीलें थी, तो वहाँ से इनको शामिल करके प्रतापगढ़ में डाला गया। तो ये 33वां जिला बना 26 जनवरी 2008 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, परमेश चंद कमेटी की तो ये सिफारिश के द्वारा बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर और चांदी के गोले दागे थे। ठीक है, देखिए जो गोला बारूद खत्म होने पर चूरू का जो किला है वहाँ पर ऐसा किया गया था, जो चांदी के गोले दागे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चूरू का किला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसके मजार स्थित हैं? देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग में अगर बात करें तो भूरे खां की मजार स्थित है, भूरे खां। ठीक है, और ये इसमें चामुंडा माता का मंदिर भी है और राठौड़ों की कुलदेवी नागचरणी माता का भी मंदिर भी है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इसमें चामुंडा माता का मंदिर है एक तो, और एक आपको याद रखना है राठौरों की जो कुलदेवी है नागड़ेची। ठीक है, नागड़ेची माता, नागड़ेची माता। ठीक है, ये राठौरों की कुलदेवी है। तो नागड़ेची माता और चामुंडा माता दोनों का मंदिर है और इसमें भूरे खां की जो है मजार है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए 1969 में रिको स्थापित किया गया। इसके कार्यों के संदर्भ में निम्न स्थानों पर कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन दिया, रिको राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, रिको उद्योगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। रिको राजस्थान सभी विनिमय प्रस्तावों का अनुमोदन करता है, ये गलत है, ऐसा नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा एक और दो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सेमकोर ग्लास फैक्ट्री किस जिले में स्थित? देखिए सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की बात करें तो ये कोटा में है स्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और कोटा में इस ये जो ग्लास फैक्ट्री जो है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, इसका जो कार्य है वो कोटा में टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का निर्माण का कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती हैं? देखिए ये तीनों जो हैं ये नदियां, ये प्रतापगढ़ जिले का निरूपण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, राजस्थान के अंतर प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? देखिए ये ऑप्शन दे रखा, पश्चिमी बनास नदी, रूपारेल नदी, साबी नदी, काकनी नदी। ये तीनों तो शामिल हैं, जबकि पश्चिमी बनास नदी इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है, जिसमें आपको नीचे कूट दिए हुए हैं, एक तो नदी दे रखी है और एक उद्गम स्थल दे रखे हैं। पहला है आपका बेड़ज। ठीक है, अब बेड़ज के बारे में बात करें तो देखिए इसका जो उद्गम स्थल है वो गोकुंडा पहाड़ियां हैं। तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर, बेड़ज पे 3 नंबर। बाणगंगा, बाणगंगा की अगर बात करें तो इसका बैराठ की पहाड़ियां हैं इसका उद्गम स्थल। तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। पार्वती, पार्वती नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है विंध्यन श्रृंखला है। तो इसका आ जाएगा 2 नंबर। और बनास, बनास का खमनोर पहाड़ियां, तो इसका आ जाएगा 1 नंबर। 3 4 2 1 इसमें है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दे रखा, जनसंख्या, राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 1991-2011 के दौरान 9.97% घटी है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा दे रहा, राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है, ये सही है। इसमें राज्य में लिंगानुपात की वृद्धि 1901-2011 के दौरान एक समान रही है, ये भी गलत है। और राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है, तो बिल्कुल ये सही है। तो 2 और 4 इसमें सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है? देखिए आपको याद रखना है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ, 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, बिल्कुल सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जंगलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। अगला दे रखा है, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लड़ियों की हवेली तथा रामदेव चौकड़ी की देव हवेली झुंझुनू के किस स्थान पर स्थित है? देखिए ये झुंझुनू का जो मंडावा मंडावा स्थान है वहां पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई राजस्थानी खनिज नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई है? देखिए 5 वर्ष की तो सजा कर दी गई है इसमें, और 25,000 रुपये का जुर्माना है। तो आपको ये याद रखना है, 50,000 रुपये का जुर्माना राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 वर्ष की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तेरापंथी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो भीकम जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भीकम जी। तो इसका आंसर हो जाएगा भीकम जी। ऑप्शन आपका दिया हुआ ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भीकम जी ओसवास।
अगला प्रश्न है आपका, शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? देखिए शैव संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है ये उदयपुर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उदयपुर। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, राजस्थान में नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो ये जो संबंध रखते हैं ये है सपेरा जाति, तो सूरदास शंकरिया किससे संबंध रखते हैं? सपेरा से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, रामदेव धाम सूरता खेड़ा जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला लगता है किस जिले में स्थित है? देखिए रामदेव धाम जो सूरता खेड़ा जो है ये है आपका चित्तौड़गढ़ जिले में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ जिले में। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिवसीय विशाल मेला लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मोरिया गीत संबंधित है। देखिए मोरिया गीत जो संबंधित है ये बालिकाओं से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बालिकाओं से। और इसमें जो बालिका की विरह कथा का वर्णन किया गया है इस गीत के अंदर, जिसमें बालिका का विवाह संबंध हो चुका है लेकिन विवाह होने में बहुत देरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में लक्ष्मीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया? देखिए लक्ष्मीराम द्वारा जो कुचामनी ख्याल का परिवर्तन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कुचामनी ख्याल। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गौर नृत्य, आपको नृत्यों के बारे में एक तरफ नृत्य दी गई और इनकी एक तरफ जातियां दी गई हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य जो है ये भीलों का नृत्य है, तो इसमें तो एक आ जाएगा। दूसरा दे रखा बाल नृत्य, ये गरासियों का है, 2 नंबर आ जाएगा। शंकरिया नृत्य कालवेलियों का है, ये 3 नंबर आ जाएगा। अग्नि नृत्य जसनाथी जो समुदाय है उनका है, तो ये 4 नंबर आ जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है अगले क्वेश्चन में, और यहाँ पर आपको एक तरफ तो कला दे रखी है और दूसरा दे रखा है इसमें कौन से उससे जिले से है ये, तो कहाँ से इसका संबंध है? क्षेत्र से, ठीक है, क्षेत्रीय स्थिति जो है उनके संबंध के बारे में बात की है। नौटंकी की बात करें, नौटंकी का जो संबंध है वो है संबंध धौलपुर और भरतपुर से, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। देखिए रम्मत का जो संबंध है वो रम्मत का संबंध है आपके बीकानेर से, ठीक है, बीकानेर से, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तमाशा, तमाशे की बात करते हैं तो इनका संबंध है जयपुर से, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। और अगर तुर्रा कलंगी की बात करें, तुर्रा कलंगी मेवाड़ से संबंध है इसका, तो इसका आ जाएगा 1 नंबर। 4 2 3 1, 4 2 3 1 बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ जहाँ पर सुमेलित करना है आपको, जहाँ पर एक तरफ तक तो सिंचाई परियोजना दी हुई है और दूसरी दे रही है जिला। पहला दे रखा है घोड़ा खोज, ठीक है। घोड़ा खोज के बारे में अगर बात करें तो देखिए इसकी जो ये जिला है किस जिले से संबंधित है? इसका संबंध है उदयपुर जिले से, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। अगला दे रखा है तकली, तकली जो है ये सिंचाई परियोजना, इसका संबंध है आपके कोटा से, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। सोमकला अम्बा, तो इसका संबंध है डूंगरपुर से, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। संतूर माता, तो ये बूंदी से संबंध है इसका, 1 नंबर आ जाएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा 4 3 2 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? देखिए भरतपुर की जो लाइफ लाइन कहा जाता है मोती झील को। भरतपुर राजस्थान का जो पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है मनखारो मेलो का संबंध है। मनखारो मेलो जो है ये गरासियों का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। आबू रोड के सियावा में जो गरासिया रहते हैं वहाँ पर ये मेला है, उनका सबसे बड़ा मेला है, तो इसका आंसर हो जाएगा गरासियों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाकर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? देखिए भाकर बावजी जो है गरासियाओं के संरक्षक माने जाते हैं, तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन गरासिया। अगला प्रश्न दिया हुआ, किसे युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन प्रदान किया गया? देखिए राजेश चपलोत जो है इनको युगांडा का ये सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है, गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन पुरस्कार। अब इसका कारण क्या है? देखिए जो ये पुरस्कार जो दिया गया है, ये पुरस्कार देने का कारण है कि इनको जो ये भारत और युगांडा के बीच में इन्होंने व्यापार और वाणिज्य में योगदान के लिए इन्होंने अपना वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, प्रदान किया है इन्होंने अपना योगदान, तो इसीलिए इनको जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है वो ये गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन पुरस्कार दिया गया युगांडा की तरफ से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान और अमेरिका के कौन से शहर ने ऊर्जा क्षेत्र में जानकारी साझा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखिए ये उटाहा अमेरिका का शहर है, उटाहा, इसने इस पर समझौते पर जो हस्ताक्षर किए, तो इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन। और इसका जो इनका जो कार्य है वो रहेगा कि ये जो ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार और नई तकनीकों और दोनों राज्य आपस में जो है एक दूसरे से क्या करेंगे, साझा साझा करेंगे, और सरकारी व निजी कंपनियों ग्रिड और ऑफ ग्रिड ऊर्जा उपलब्ध के बारे में भी भागीदारी करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की शौर्य गाथा की कौन सी कक्षा पुस्तक में शामिल किया है? देखिए अभिनंदन की जो कमांडर थे, विंग कमांडर वायुसेना के अभिनंदन, जो इनकी शौर्य गाथा की जो इन्होंने अभी पुस्तक में जो शामिल किया है, एक चैप्टर शामिल किया है, वो किया गया है क्लास 9th की क्लास में, तो इसका आंसर हो जाएगा
सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए जो सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक है 9वीं क्लास में, उसमें राष्ट्रीय, आपको याद रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शौर्य पराक्रम, ये चैप्टर का नाम है। इसमें इसको शामिल किया गया है चैप्टर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 9वीं क्लास की जो है किताब। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ से 141 से लेकर 150 तक के जो प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न महिला एवं बाल अपराध से संबंधित है। और अभी तक हमने जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आते थे जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ये 150 क्वेश्चंस का सेट है। इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपको कितने प्रश्न आते हैं जरूर कमेंट करके हमको बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर मैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियोज़ के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए पहला प्रश्न दे रखा है इसमें, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की किस धारा के अंतर्गत एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का वर्णन है। देखिए अगर इसके बारे में अगर बात करें तो ये 376 डी जो धारा नंबर है 376 डी, तो इसके तहत ये किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का वर्णन किया गया है 376 डी के तहत। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून में याचिका करने के लिए एक प्रारूप सुझाया गया जिसका नाम है, देखिए इसका नाम जो है घरेलू घटना रिपोर्ट के नाम से सुझाया गया है इसका नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, घरेलू घटना रिपोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना से संबंधित है। देखिए इसमें अगर धारा की बात करें तो इसमें 354 बी धारा, तो इसका आंसर हो जाएगा 354 बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया वो पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 में लिंग निर्धारण हेतु अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े तथा करने वाले एक डॉक्टर लैब कर्मी तक की सजा का प्रावधान है। देखिए इसमें जो सजा का प्रावधान है वो है 3 साल से लेकर 5 साल तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 साल से 5 साल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है। देखिए अनैतिक धारा, इसकी अगर बात करें, इसकी जो धारा है वो धारा है 366 है। तो आपको याद रखना 366 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार सामूहिक बलात्कार के लिए दोषियों को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। देखिए न्यूनतम कारावास की अगर बात करें तो 20 वर्ष का है न्यूनतम कारावास, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने पर सजा का प्रावधान है। तेजाबी हमला करने पर सजा का प्रावधान दिया गया 10 वर्ष का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम वास्तव में कब आया। देखिए ये किशोर अधिनियम जो वास्तव में आया था 1986 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए इसकी आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 मार्च 2007 को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 मार्च 2007। देखिए अगला प्रश्न देखो, महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में किस धारा के अंतर्गत मिथ्या अथवा द्वेषपूर्ण परिवार के लिए दंड का प्रावधान है। देखिए धारा नंबर 14 है जिसके तहत इसका प्रावधान रखा गया, दंड का प्रावधान मिथ्या अथवा द्वेषपूर्ण परिवार के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान कांस्टेबल का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें आपके हमने 150 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। और इस वीडियो को देखकर आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपको इसमें से आते थे। धन्यवाद दोस्तों।